Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss some important facts about Union Public Service Commission. जैसा कि आपको पता है, Union Public Service Commission, which is popularly known as UPSC, is a constitutional body. Yes, Union Public Service Commission is constitutional body. So for constitutional body I have already made video. This is additional, in addition to that, and it is exclusively for the UPSC. इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बारे में ही, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रोविजन है, और इंडियन पॉलिटी हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें चाहे जो जनरल नॉलेज की बातें होती हैं, उनमें जो इन जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं. आइए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 309, 310, 311, 312 ये आर्टिकल है. इनमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ी विस्तार से चर्चा है. तो अगर कहीं प्रश्न ये आता है कि यूपीएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप बेझिझक बता दीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आइए शुरू करते हैं. Which of the following is are true regarding composition of UPSC? So UPSC के composition के बारे में, संगठन के बारे में इसमें कौन सा सत्य है? Strength of the UPSC has been left to the discretion of the president and is not mentioned in the constitution. ये तो सत्य लग रहा है. Members of the commission hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 65 years. This is wrong. This is wrong. आपको मैं एक कॉमन टिप बता देता हूँ, और टिप ये है, ट्रिक ये है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अदर बॉडीज हैं, उनमें अगर 65 ईयर लिखा है तो यहाँ पर टर्म जनरली 6 ईयर होता है, एक्सेप्शनली अलग होता है. इससे पहले भी हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़े हैं, उसमें 4 ईयर ही मेंशन किया हुआ है. तो एक्सेप्शन है, और हो सकता है कि एक्सेप्शन ही क्वेश्चन में आ जाए. लेकिन एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड ये 5 ईयर नहीं होता, ये 6 ईयर होता है. 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65. सो इसमें पहला ही सही लग रहा है, बाकी कोई सही नहीं लग रहा है. आइए देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज करेक्ट. इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. हाँ, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. ये इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं. ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. ये इनके अपने रूल है, अपने रूल के अनुसार ये चलते हैं. इट इज द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्लास बी और क्लास ए पोस्ट हैं, मोस्टली क्लास ए पोस्ट होता है, सो जितनी क्लास बी क्लास ए पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उन सब के रिक्रूटमेंट के लिए ये स्पेसिफिक रिक्रूटिंग एजेंसी है. कौन? यूपीएससी. Article 315 to 323 in the Part 14 of the Constitution contain detailed provisions regarding the composition, appointment, removal of the members of the UPSC. अच्छा, मैं गलत बोल गया. 309 से 312-13 जो है, 309 ऑनवर्ड्स जो है सर्विस कंडीशंस के बारे में है. 309, 10, 11 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के सर्विस कंडीशन के बारे में. यूपीएससी की जो चर्चा हुई है वो पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक हुआ है. कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी क्या है? द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो एक
चेयरमैन होते हैं और उनके साथ अदर मेंबर होते हैं, एंड ये सभी लोग प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, यही तो क्वेश्चन में था, यही एमसीक्यू में था। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, इट इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हु डिटरमाइंस इट्स कंपोजिशन। भारत के संविधान में यूपीएससी के कितने मेंबर होंगे कमीशन में नहीं मेंशन है उसमें, तो फिर कहां से होगा? तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट रिक्वायरमेंट को देख करके डिसाइड करते हैं कि यूपीएससी में कुल कितने मेंबर्स हो सकते हैं चेयरमैन के अलावा। यूजुअली द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। सो चेयरमैन को ले करके 9 से 11 मेंबर यूपीएससी में यूजुअली होते हैं, जनरली होते हैं। नो क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड for the commission's membership except that one of the members of the commission should be such people, one half of the, except that one half of the members of commission should be such people who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of state. So इनके क्वालिफिकेशन कहीं पे कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है, ये चीज साफ मेंशन किया हुआ है कि जो एटलीस्ट टू हाफ मेंबर होंगे, जैसे 9 या 11 की बात हो रही है, 9 to 11 होते हैं, तो 11 का हाफ 6 हो गया, 5.5 नहीं होता, 6 हो गया। तो इनमें से जो हाफ मेंबर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एटलीस्ट 10 ईयर तक ऑफिसर रहे हों, एटलीस्ट 10 ईयर तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में सर्व किए हों। इसका मतलब नॉर्मली जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आईएएस होते हैं, उन्हीं में से 9 या 11 लोगों को यूपीएससी में मेंबर बनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। सो प्रेसिडेंट साहब पर ये छोड़ा गया है कि प्रेसिडेंट साहब जो है इनके यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स का कंडीशन डिसाइड करें। प्रेसिडेंट साहब कैसे डिसाइड करेंगे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके करेंगे। तो एक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेंगे और उसके बेसिस पे उनका कंडीशन डिटरमाइन होता है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years और until they attain of age 65 years, whichever is earlier. So कहने का मतलब साफ है, कोई यंगस्टर यहाँ पर आएगा नहीं। यहाँ पर एंट्री का जो एज है वो ±60 ईयर ही होगा। 60 ईयर जो होता है रिटायरमेंट एज होता है। तो रिटायरमेंट से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट को कमीशन में अगर मेंबर बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है, तो उनका एक्सटेंशन हो गया 65 तक। तो उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो या तो 6 ईयर तक है और नहीं तो 65 ईयर, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगर 60 ईयर में अगर उनको वहाँ पर मेंबर बनाया जाता है तो उनका 6 ईयर 66 में होगा। तो हिज सर्विस कंडीशन इज हिट बाई मैक्सिमम 65 ईयर्स, तो सिर्फ वो 5 साल करके ही निकलेंगे। और कोई 55 ईयर में अगर एंट्री करते हैं तो 55 + 6 61 होता है। 61 ईयर में वो निकलेंगे, क्योंकि या तो 6 ईयर होना चाहिए और नहीं तो 65 ईयर होना चाहिए, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। बट दे कैन रिलिंक्विश देयर ऑफिसेस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 ईयर है और नहीं तो 65 ईयर है, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जब भी चाहे मेंबर अपनी इच्छा से प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner as prescribed in the constitution. So वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उनके अनुसार उनको प्रेसिडेंट महोदय रिमूव भी कर सकते हैं। In the following scenario, the president can appoint one of the members of the UPSC as an acting chairman. So कुछ सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से हैं? When the office of the chairman falls vacant,
when the chairman is unable to perform his functions due to absence or some other reasons. So जब भी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा या किसी कारण से चेयरमैन अब्सेंट होंगे, तो ऐसे में one of the member of the UPSC will act as acting chairman. The acting chairman functions till a person appointed as chairman enters on the duties of the office or till the chairman is able to resume his duties. So या तो चेयरमैन साहब लीव वगैरह पर चले गए हैं, किसी कहीं पे टूर वगैरह पर चले गए हैं, कुछ और ऑफिशियल ड्यूटी हो गए, कहीं निकल गए हैं, तो अगर चेयरमैन साहब चले गए हैं तो उनके जगह पे एक्टिंग चेयरमैन साहब काम करेंगे। वो तब तक करेंगे जब तक चेयरमैन साहब वापस नहीं आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग यूपीएससी? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये तो गलत लग रहा है। एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ और मेंबर ऑफ यूपीएससी इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब को करना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको हटाइए तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं, इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ यूपीएससी मेंबर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट इज मस्ट। ये सही है क्या? ये सही लग रहा है। सो सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं है, सिर्फ सेकंड सही है। आइए देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फ्रॉम द ऑफिस अंडर द बिलो मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस। सो ये जो नीचे मेंशन किए हुए सर्कमस्टेंसेस है, इनमें से किसी एक ग्राउंड पे यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को प्रेसिडेंट महोदय रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन से ग्राउंड है? इफ ही इज एडजर्ज एंड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गए, बैंकरप्ट हो गए, हटा दिए जाएंगे। इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अगर कहीं और भी सेकेंड जॉब कर लिए हैं, हटा दिए जाएंगे। इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ओल्ड एज के चलते कई बार शरीर भी साथ नहीं देता और कभी कभी दिमाग भी रिटायर हो जाता है, जवाब दे देता है। तो अगर शरीर या दिमाग में कोई समस्या आ जाए, कहीं दूसरी जगह से बेनिफिट मिलने लगे और कहीं इंसॉल्वेंट हो गए, इन किसी भी कंडीशन में इनको रिमूव किया जा सकता है। ऑल्सो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर। सो मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर भी इनको हटाया जा सकता है। But in case of misbehavior, the president has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. If the Supreme Court after inquiry upholds the cause of removal and advises the same, the president can remove the chairman or a member. Under the provisions of Constitution, the advice tendered by Supreme Court in this regard is binding on the president. Most important. अभी तक हमने ये देखा है कि जो जितने भी लोगों के एडवाइस होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, वो डिस्क्रिशनरी होते हैं प्रेसिडेंट पर। यहाँ पर क्या है? बाइंडिंग है। क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर भी यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन को प्रेसिडेंट महोदय रिमूव कर सकते हैं। उनको रिमूव करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर रेफर किया जाएगा इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी करने के बाद से अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि हाँ इनको रिमूव करना चाहिए, अगर वो अपना रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट महोदय सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य है। ही हैज टू फॉलो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि हाँ मिसबिहेवियर साबित होता है और इनको हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट महोदय उस मेंबर को रिमूव करेंगे। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। If the Supreme Court after the inquiry affords the cause of removal and advises the same, the President can remove the chairman or member. Under the provisions of Constitution, the advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the President. During the course of inquiry by the Supreme Court, the President can suspend the chairman or the member of UPSC during the course of the, जब तक इंक्वायरी होगी तब तक उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो सर्विस रूल है। The Constitution states the
that the chairman or any member of the UPSC is deemed to be guilty of the misbehavior. अब misbehavior के ground क्या है, ये भी constitution में mention किया हुआ है. If he is concerned or interested in any contract or agreement made by government of India or the government of state, अगर उनका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्रीमेंट में उनका इंटरेस्ट है तो वो मिसबिहेवियर में आएगा. पार्टिसिपेट्स इन एनी वे ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट. सो किसी न किसी कंट्रैक्ट या एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए मेंबर एंड इन कॉमन विद द अदर मेंबर्स ऑफ ए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तब भी ये मिसबिहेवियर में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are true? Recommendations made by UPSC are only of advisory nature. A member of UPSC on ceasing to hold office is eligible for appointment as a chairman of UPSC or chairman or member of the State Public Service Commission. There is no second term for that same office for chairman or member of UPSC. तो रिकमेंडेशन मेड बाय यूपीएससी आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर, ये सही लग रहा है. ये दोबारा हो जाएंगे, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही है. सेकेंड टर्म इनको नहीं मिलता. सो फर्स्ट एंड थर्ड सही होना चाहिए. लेट अस सी. सो फर्स्ट एंड थर्ड सही है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. रोल ऑफ यूपीएससी. द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर्स यूपीएससी टू बी द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी को मेरिट जज करने का एक एजेंसी बना के रखा है. इंडिया में जो भी मेरिटोरियस हैं, जो एग्जाम देते हैं, उनकी मेरिट चेक करनी है और जैसा वो डिजर्व करते हैं वैसे प्लेस उनको पोस्ट करना है. इट इज कंसर्न्ड विद द रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो यूपीएससी जो है एक ऑल इंडिया सर्विस होती है और एक सेंट्रल सर्विसेज होती है. इन दोनों में ही ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो यूपीएससी देखती है. इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स. जब भी गवर्नमेंट प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स रेफर करती है यूपीएससी को, यूपीएससी उसको कंसीडर करती है. इट इज नॉट कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट, training etc, which are handled by Department of Personnel and Training of the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. यूपीएससी को जो ग्रुप ए ग्रुप बी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसा होगा, उनका पे एंड सर्विस कंडीशन कौन सा होगा, कैडर मैनेजमेंट कैसी होगी, ट्रेनिंग कैसा होगा, ये सब काम जो है यूपीएससी का नहीं है. ये सब काम डीओपीटी का है. सो यूपीएससी का काम है सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट कंडक्ट करना, सिलेक्शन कंडक्ट करना. सिलेक्शन करने के बाद से उस डिपार्टमेंट को भेज दिए. उनके पे एंड अलाउंसेस कैसे होंगे, उनके क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज कैसे होंगे, कैडर मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसा होगा, ये सब डीओपीटी का काम है. 10. यूपीएससी इज ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी. इसलिए यूपीएससी इज एक्सक्लूसिव सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी. The Department of Personnel and Training is the central personnel agency in India. So जैसे यूपीएससी रिक्रूटिंग एजेंसी है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, वैसे ही डीओपीटी जो है वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है. The role of UPSC is limited. Recommendations made by it are only of advisory nature and not binding on the government. जो भी यूपीएससी रिकमेंडेशन देती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है और उसको मानना और ना मानना गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है. The only safeguard is the answerability of the government to the parliament for deviating from the recommendation of the commission. So commission जो भी रिकमेंडेशन देगी उसको सरकार मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी के रिकमेंडेशन को अगर नहीं मानेंगे तो पार्लियामेंट में तो हल्ला गुल्ला होगा. जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है उस रिकमेंडेशन को नहीं मानने से हल्ला गुल्ला होगा, उसके लिए आंसरबिलिटी बढ़ जाती है. इसलिए इन जनरल देखा गया है कि यूपीएससी जो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट उसे मान ही लेती है. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द यूपीएससी. ये लीजिए,
अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें यूपीएससी पर नकेल कसनी चाहिए, यूपीएससी की बातें हमें नहीं माननी है, तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। गवर्नमेंट उस पर रूल बना करके यूपीएससी को पकड़ा देगी, ये लो भाई, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया नहीं है। द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 1964 अफेक्टेड द रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। 1964 से पहले डिसिप्लिनरी मैटर, सारे डिसिप्लिनरी मैटर यूपीएससी को रेफर किए जाते थे। जब से सीबीसी बनी है तब से ऑलमोस्ट डिसिप्लिनरी मैटर जो है सीबीसी के पास चला गया है, इसलिए डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टेड हुआ है। दिस इज बिकॉज बोथ आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द टू बॉडीज टेंडर कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस। समस्या तब होती है जब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है और वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को यूपीएससी को भी रेफर कर दिए हैं और सीबीसी ऑलरेडी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन दोनों के जब रिकमेंडेशन अलग अलग हो जाते हैं, कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस हो जाते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। बट द यूपीएससी बीइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज एन एज ओवर द सीबीसी। सीबीसी क्या है साहब? हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था, सीबीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, सीबीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है और यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज ऑलवेज सुपीरियर टू स्टैट्यूटरी बॉडी। सो इसलिए जब भी कोई कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस आएगा सीबीसी से और यूपीएससी से, तो यूपीएससी का एडवाइस जो है उसको सुपीरियरिटी रहेगी, उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सीबीसी इज क्रिएटेड बाय एन executive resolution of the government of India. It was conferred statutory status in October 2003 में, अक्टूबर 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। उससे पहले ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से ही क्रिएट किए गए थे। सीबीसी की बात हो रही। फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी। साहब ऐसा है, ये भारत एक लोकतंत्र है और विचित्र प्रकार का लोकतंत्र है। यहाँ पर भांति भांति के लोग रहते हैं और जिनके इंटरेस्ट पूरे नहीं होते, जिनके इंटरेस्ट फुलफिल होते हुए नहीं लगते, वे अनर्गल आरोप भी लगाने लगते हैं। तो ऐसे में यूपीएससी की जो शाख है, यूपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है, उसको सेफगार्ड करने का कुछ तो प्रोविजन होना चाहिए है। और प्रोविजन ये है कि द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन है यूपीएससी के, उनको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो प्रोविजन हमने दिखाया था आपको, 3 अलग से प्रोविजन था और एक मिसबिहेवियर, चार ग्राउंड है। उस 4 ग्राउंड को छोड़ करके बाकी किसी ग्राउंड पर उनको आप हटा नहीं सकते हैं। हटा करके उनको आप मनमानी करवाइए, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी बात वो नहीं माने और आप हटाने के लिए आमदा हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। 10 देयर इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सो एक बार यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन गए, उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में ही चलो आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, कल से नहीं आना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन और मेंबर though determined by the president cannot be varied to his disadvantages after his appointment। आपको उनके कंडीशन को जितना बदलना है बदल लीजिए, आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद से उनके सर्विस कंडीशंस को टू देयर डिसएडवांटेजेस आप चेंज नहीं कर सकते। द एंटायर एक्सपेंडिचर including the salary, allowances, pension of the chairman, members of the UPSC are charged on the Consolidated Fund of India। So UPSC के चेयरमैन और UPSC के मेंबर का सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन जो होता है वो चार्ज्ड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या है और वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आप अगर अभी तक नहीं देखा है आप जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। हेंस दे आर नॉट वोटेड इन पार्लियामेंट। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी वोटिंग नहीं होती है, वो नॉन वोटेबल होते हैं। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑन सीचिंग टू होल्ड ऑफिस इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट।
क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। एक बार यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन गए, उसके बाद से आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में कहीं भी आपको फर्दर जॉब नहीं मिलेगा, नहीं ले सकते आप। A member of UPSC on ceasing to hold office is eligible for appointment as a chairman of UPSC. A member of UPSC, पहले चेयरमैन की बात हुई थी, देखिए ये चेयरमैन साहब रिटायर हो गए, बाकी इनको इंडिया में और स्टेट में कहीं कोई जॉब नहीं मिल सकती, नहीं दिया जाएगा चेयरमैन को। मेंबर जो है, मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। तो चेयरमैन का तो कोई रीएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। जो मेंबर है अदर देन चेयरमैन, जो मेंबर ऑफ यूपीएससी है, इनका चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इनको बनाया जा सकता है, और नहीं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब they are not permitted. The chairman or member of UPSC after having completed his first term, the chairman or a member of UPSC after having completed his first term is not eligible for reappointment to that post. Thus, there is no second term for the same office. साहब 6 ईयर तो आपका टर्म ही है, तो 6 ईयर के टर्म में आप सेकेंड टर्म में कैसे जाएंगे? सो एक बार आपका टर्म कंप्लीट हो गया, यहाँ पर जो बात हो रही है ये कंप्लीट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कंप्लीट, एक बार आपका टर्म कंप्लीट हो गया तो आपका रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग लिमिटेशन ऑन यूपीएससी। यूपीएससी के लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं? यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड फॉर मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। सही बात है, रिजर्वेशन तो रिक्रूटमेंट रूल है, और रिक्रूटमेंट रूल यूपीएससी नहीं बनाती, रिक्रूटमेंट रूल गवर्नमेंट बनाती है, डीओपीटी बनाती है। यूपीएससी को जो रिक्रूटमेंट रूल दिया जाता है उसी के अनुसार वो रिक्रूटमेंट करती है। सो यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड फॉर मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये सही है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट्स, सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी, ये भी सही बात है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कुछ सर्विसेज को यूपीएससी से के परव्यू से बाहर निकाल सके, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो ये दोनों इसमें सही लग रहा है, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सम मैटर्स आर केप्ट आउटसाइड द फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूपीएससी, thus यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड ऑन दोज मैटर्स। तो किस किस मैटर पर यूपीएससी का कंसल्टेशन नहीं होता? वाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, रिजर्वेशन में यूपीएससी से कुछ नहीं पूछना है। वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सर्विस एंड, सो एससी एसटी के भी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन से यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, यूपीएससी रिजर्वेशन डिसाइड नहीं करती है। जो डीओपीटी ने, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है और उसके अनुसार जो वो डिटेल भेजते हैं यूपीएससी को, मुझे टोटल 100 पोस्ट का डिप्टी डायरेक्टर चाहिए, इसमें से 15 जो होंगे वो एससी के होंगे, 12 जो होंगे वो एसटी के होंगे, 10% जो होंगे वो ओबीसी के होंगे, 10% जो होंगे वो ईडब्ल्यूएस के होंगे। ये रिक्रूटमेंट रूल बना करके गवर्नमेंट उनके पास भेजती है, और जैसा गवर्नमेंट भेजती है उसके अनुसार वो करते हैं। उनका जो भेजा हुआ कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट यूपीएससी करेगी बिफोर लैंडिंग टू सम कंक्लूजन। लेकिन यूपीएससी का रिजर्वेशन हो कि ना हो तो कितना हो, ना हो तो क्या ना हो, इसके बारे में यूपीएससी का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट की एजेंसी है, ये रिक्रूटमेंट रूल बनाने वाली एजेंसी नहीं है। जो रूल आपने बना दिया उसको फॉलो करेगी। विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशन और ट्रिब्यूनल्स, पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज। सो आपको पता ही होगा
ग्रुप डी अब रहा नहीं, और ग्रुप सी सर्विसेज के लिए यूपीएससी का कोई रोल नहीं है। हाँ, उसके लिए एसएससी करती है, एसएससी सीजीएल क्या क्या सब होता है वो सब करती है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। यूपीएससी का उससे कोई मतलब नहीं है। विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ टेम्पोररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू a post if the person appointed is not likely to hold the office post for more than a year। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन में आता है, इसको कई क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ टेम्पोररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट इफ द पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 वर्ष से पहले के लिए, मतलब फॉर लेस देन 12 मंथ, फॉर लेस देन 12 मंथ अगर कोई टेम्पोररी पोस्ट है, ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट है, अगर उस पर किया जाता है तो उसके लिए यूपीएससी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। सो प्रेसिडेंट महोदय अगर चाहें तो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट को, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को एंड कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को यूपीएससी के परव्यू से बाहर रख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट मे मेक रेगुलेशन specifying the matters in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted। So constitution states that the president, constitution में मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो और चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो, उनमें रेगुलेशन जो चाहे उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, और उसमें यूपीएससी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है जरूरत। But all such regulations made by the president shall be laid before the House of Parliament for at least 14 days। तो ये तो है ना, जो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला जाता है उसको तो एक बार पार्लियामेंट से फेस करना ही पड़ता है, आप कुछ भी अपने मन से नहीं बना सकते। द पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील देम। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको रिपील करती है, अमेंड करती है, पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which statements are true regarding functions of UPSC? So UPSC के फंक्शन के बारे में बात हो रहा है, आइए देख लेते हैं। It is consulted for principles to be followed during promotion and appointment। It is consulted for principles to be followed during promotion and appointment। Okay। Advising the government or any matter referred to the commission by the President of India। Okay। An individual ministry or department can reject advices tendered by the UPSC। एडवाइजरी है तो रिजेक्ट तो कर सकते हैं। ओके। If the government fails to consult UPSC in regard to the personal management, then the aggrieved public service servant can go to the Supreme Court। सो इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ 1 और 2 है, सिर्फ 1 और 2 इसमें सही है। इट इज कंसल्टेड फॉर प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट एंड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी इज इंटर एलिया रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड ऑन ऑल मैटर्स रेगुलेटिंग टू recruitment to civil services and posts। Article 320 of Constitution of India required to be consulted on all matters relating to recruitment to civil services and posts। so जितना भी रिक्रूटमेंट का मैटर है उसके लिए यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 320 में मेंशन है। The functions of the commission under Article 320 of the Constitution are conduct examination for appointment to the post of to the services of the union, direct recruitment by selection through interview, appointment of officer of promotion, deputation, absorption, framing and amendment of recruitment rules for various services and posts under the government। सो यहाँ पर तो इनको फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, ये पावर दिया हुआ है यूपीएससी को।
आर्टिकल 320 में फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल का पावर दिया हुआ है, सिर्फ रिजर्वेशन को एक्सक्लूड कर रहा है। रिजर्वेशन इनके बस में नहीं है, बट रिक्रूटमेंट रूल को फ्रेम करने का, अमेंड करने का पावर यूपीएससी के पास है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन यूपीएससी से लेना चाहे तो उसको रेफर करते हैं और यूपीएससी उनको रिकमेंडेशन देती है। इट असिस्ट द स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। सो अगर 2 से अधिक स्टेट यूपीएससी को रिक्वेस्ट करती है कि हमारा रिक्रूटमेंट रूल आप फ्रेम कर दीजिए, तो उनके रिक्रूटमेंट रूल को फ्रेम करने में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट में यूपीएससी उनको असिस्ट करती है। इट असिस्ट द स्टेट्स in framing and operating system scheme of joint recruitment for the ये हो गया। It serves all or any of the needs of state on the request of state governor. It serves all or any of the needs of the state on the request of the state governor, but it needs prior approval of the president of India. So अगर स्टेट के गवर्नर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं यूपीएससी से कुछ एग्जाम कंडक्ट करने का, कुछ रूल फ्रेम करने के बारे में, कुछ एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में, तो यूपीएससी उसको करेगी, बट उनके रिक्वेस्ट को कंसीडर करने से पहले यूपीएससी नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इन रिलेशन टू पर्सनल मैनेजमेंट इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। पर्सनल मैनेजमेंट जो है, जो कार्मिक प्रबंधन है, उसमें किस किस मैटर पर यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर द सिविल पोस्ट। सो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, उससे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे सिविल पोस्ट के लिए रेफर किए जाएंगे। द प्रिंसिपल्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। सो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए रेफर किए जाएंगे, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड उसके लिए उनको रेफर किया जाएगा। द प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। सो प्रमोशन के लिए तो इनके पास कंसल्ट किया ही जाता है, ट्रांसफर के लिए भी, स्पेसिफिक ट्रांसफर के लिए भी यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। द सुटेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट फॉर प्रमोशन, डेपुटेशन etc। सो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में प्रमोशन हो, डेपुटेशन हो, किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट हो, इन सब की सुटेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी के लिए यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है। रिकमेंडेशन फॉर प्रमोशन आर मेड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड दीज आर रेटिफाइड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द यूपीएससी। सो प्रमोशन डिपार्टमेंट करती है, लेकिन इट शुड बी रेटिफाइड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ रेटिफाइड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ टू द यूपीएससी। यूपीएससी के रेटिफिकेशन के बाद ही वो होता है। डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटिंग टू डिफरेंट सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग मेमोरियल्स, पिटिशंस रिलेटिंग टू सच मैटर्स, सम डिसिप्लिनरी एक्शंस कैन बी। सो डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटिंग टू डिफरेंट सिविल सर्विसेज। सेंसर आपको पता है वार्निंग से हटके होता है, वार्निंग जैसा ही होता है। वार्निंग इनफॉर्मल होता है, सेंसर फॉर्मल होता है। वार्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, सेंसर डिसिप्लिनरी एक्शन है। सो ये सीवियर डिसअप्रूवल है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन, रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस, रिडक्शन टू लोअर सर्विस और रैंक, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम द सर्विसेज। The Supreme Court has held that if the government fails to consult UPSC in the above matter, the aggrieved public servant has no remedy in the court. The Supreme Court has held that if the government fails to consult UPSC in the above matter, the aggrieved public servant has no remedy in the court. इसका मतलब यूपीएससी को कंसल्ट करना ठीक रहेगा। अगर नहीं भी कंसल्ट कर पाते हैं और एक्शन ले लेते हैं, डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाता है, तब भी ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है कोर्ट में जाने के लिए। 10
Any irregularity in consultation with the UPSC or acting without consultation does not invalidate the decision of the government. गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बिना यूपीएससी से कंसल्ट किए हुए तब भी कोई ग्राउंड नहीं बनता उसको एडजुडिकेट करने के लिए, उसके कोर्ट में जाने के लिए, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए। द प्रोविजन इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी। Also, selection by the UPSC does not confer any right to the post of the candidate. Selection by the UPSC does not confer any right to the post of the candidate. Post on the candidate. So, selection हुआ है, selection किसी प्रकार की right create नहीं करता, ऐसा इसमें मेंशन है। selection करके UPSC वो लिस्ट भेज देती है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट बाकी सब एलिजिबिलिटी कंडीशन देख करके उनको अपॉइंट करता है। अगर नहीं करता है तो यूपीएससी को वहां पर ब्लेम आप नहीं कर सकते। बट द डिपार्टमेंट हैज टू एक्ट फेयरली एंड विदाउट मेलिफाइड। न्यूट्रल सर्विसेज के लिए, रिलायबल सर्विसेज के लिए यूपीएससी तो ऐसे ही देश में प्रसिद्ध है, फेमस है, उनका यश चारों तरफ फैला हुआ है। यूपीएससी से कोई एग्जाम पास कर लेना इतना आसान नहीं माना जाता। But the government has to act fairly. हाँ, Parliament can confer additional functions relating to the services of the union. So सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज से रिलेटेड कुछ और भी अगर फंक्शन चाहे तो पार्लियामेंट यूपीएससी को दे सकती है। इट कैन आल्सो प्लेस द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द jurisdiction of UPSC. Parliament can extend the jurisdiction of UPSC by an act. The UPSC annually represents report on its performance to the President. So UPSC प्रत्येक वर्ष साल में एक बार साल भर का एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट महोदय को प्रेजेंट करती है। The President places this report before both the houses of Parliament along with reasons for non-acceptance of advice of the Commission. So जो यूपीएससी अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट करती है, प्रेजेंट करती है, प्रेसिडेंट महोदय उस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में प्लेस करवाते हैं। द केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो इस तरीके से 10 एनी इरेगुलरिटी इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन डज नॉट इनवैलिडेट the decision of the government. The provision is directory. यहाँ कहाँ तक हो गया? UPSC annually represent the president places the cases of non-acceptance. An individual ministry or department has no power to reject advices tendered by UPSC. UPSC के जो एडवाइसेज होते हैं वो एडवाइजरी जरूर होते हैं, लेकिन कोई मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट उनके पास पावर नहीं है यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट करने का। अगर यूपीएससी ने कोई एडवाइस दिया है उसको आप फॉलो करेंगे। किसी मिनिस्ट्री के पास पावर नहीं दिया गया है यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट करने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिए इसको, ये आता है एग्जाम में। तो इस तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हिंदी में कहते हैं, यूपीएससी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट। सो ये रिक्रूटमेंट भी करते हैं, सारे प्रमोशन भी इन्हीं के पास जाते हैं, परमानेंट एब्जॉर्प्शन भी इन्हीं के पास जाते हैं। इनके जितने भी एडवाइस होते हैं, उनकी जो एडवाइस होती है वो नॉर्मली कोई मिनिस्ट्री उसको मानने से इनकार नहीं कर सकती। यूपीएससी के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं वो 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर के टर्म ऑफ ऑफिस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड पर, वो नॉन वोटेबल होता है। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको
प्रेसिडेंट महोदय मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे हटा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के ग्राउंड पे हटा सकते हैं, कोई उनका मॉनेटरी इंटरेस्ट किसी और जगह पे लग गया तो उसके बेसिस पे हटा सकते हैं। लेकिन अगर मिसबिहेवियर पर हटाना है तो प्रेसिडेंट महोदय को सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेना पड़ेगा इंक्वायरी करा करके। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम मिसबिहेवियर प्रूव होता है, इनको हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट महोदय उनको हटाने के लिए बाध्य है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में शॉर्ट में रहा। उम्मीद है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पार्ट 17 में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक दिया गया है। आर्टिकल पार्ट 18 जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का 324 से शुरू हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन से पहले यूपीएससी का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उम्मीद है आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे, जितना घुमा फिरा करके क्वेश्चन आएंगे, कितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आएंगे, आप उसको सॉल्व करने की क्षमता हासिल कर चुके होंगे अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेते हैं। आज का नीति श्लोक, कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी, प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। अर्थात ये देखिए कामधेनु गुना लिखा है। कामधेनु गाय का नाम आप सबने सुना होगा। कामधेनु गाय ऐसी गाय है जिसका दूध कभी खत्म नहीं होता। एक तो उसके दूध में अमृत होता है और उनका दूध 12 मास तक कभी खत्म नहीं होता। तो ये बोलेंगे कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी। जिस तरीके से कामधेनु गाय अपना अमृत 12 महीने बरसाती रहती है, उसी तरीके से जो विद्या होती है, जो विद्यावान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका जो फल होता है, वो जो विद्या होती है वो 4 दिशाओं में फलदायिनी होती है, उसका कोई समय नहीं होता। प्रवासे मातृ सदृशी, प्रवास तो समझते हैं ना, माइग्रेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये माता के समान हमारी रक्षा करती है। विद्या गुप्तम धनम सस्मृतम, विद्या जो है एक गुप्त धन है। सो बता ये रहे कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है। कामधेनु गाय का नाम है। विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। सोच लीजिए, विद्या अर्जन करना एक कामधेनु गाय के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान, वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है और इसीलिए तो इसको ह्यूमन रिसोर्स में डाल दिया गया है। हम जहां भी जाते हैं अपनी विद्या के साथ जाते हैं, अपने विवेक के साथ जाते हैं, अपने ज्ञान के साथ जाते हैं और उसी के साथ हमारा पूछ होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। इसलिए अगर आपको कुछ भी न समझ में आए, विद्या अर्जन प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। अपने बाल बच्चों को भी शिक्षित कीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस को भी शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो होगा वो उसके पास विद्या होगी और विद्या अर्जन जो होता है वो कामधेनु के समान होता है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। ठंडी गर्मी बरसात से इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं करता है। विदेश में माता के समान रक्षक होती है, हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा गया है। टॉप सीक्रेट वेल्थ है ये जो विद्या है, वो एक सीक्रेट वेल्थ है, सबके पास मिलती भी नहीं है, लेकिन जिनके पास होती है उनको ये हर मौसम में अमृत प्रदान करती रहती है। आपका ये चैनल SCKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।